के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो कौन से प्रकार का है? तो सर्कुलेशन इन एनिमल्स, जैसे लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया या पोरिफेरा संघ या सिलेंट्रेटा, है ना? जिनमें कि प्रोटोजोआ में क्या होता है, एक कोशिकीय जो संगठन होता है ना? वो पाया जाता है। पोरिफेरा के अंदर उत्तकीय संगठन, यानी शरीर के अंदर सिर्फ क्या उपस्थित है, उत्तक उपस्थित है। तो इसके अंदर उत्तकीय जो शारीरिक संगठन है वो क्या होता है, पाया जाता है पोरिफेरा के अंदर। फिर आता है सिलेंट्रेट्स जो होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रा जो आता है, वो इस संघ का क्या है, उदाहरण है। तो सिलेंट्रेट्स है ना? तो और प्रोटोजोआ में किसका आता है, अमीबा। तो इनके अंदर क्या होता है, उत्तक द्रव्य के द्वारा पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। जितने भी पदार्थ, जैसे कि हम बात करें किसकी, O2 की बात करें हम, है ना? O2 हो गया या फिर CO2 हो गया, ठीक है? O2 या CO2 ये गैसेस हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है प्रोटीन वगैरह हो गया, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसमें किसकी मदद से होता है, उत्तक द्रव्य जो होता है उसकी मदद से होता है ना? तो उत्तक द्रव्य के माध्यम से या जो कोशिका द्रव्य है उसके माध्यम से पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है सरल कोशिकीय जीवों के अंदर, है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, इसके अंदर परिसंचरण तंत्र जो होता है ना? जैसे हम किसकी बात करेंगे, अब स्तनधारी की बात करेंगे, तो स्तनधारी के अंदर जो है क्या होता है, परिवहन जो होता है पदार्थों का वो परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। कौन से तंत्र के द्वारा होता है, यानी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। कौन से पदार्थ, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, तो इन पदार्थों को ले जाने का काम किसका है, जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है उसके द्वारा होता है, ठीक है? तो विभिन्न अंग तंत्रों तक ये जो पदार्थ होते हैं उनको परिसंचरण तंत्र जो है वो लेकर जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो स्तनधारियों में 2 तरीके का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, है ना? यानी जो हायर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, उच्च श्रेणी के जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला कौन-सा है, खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है बंद प्रकार का। अब क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं, और क्लोज जो या बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो क्या होता है। तो देखो, खुला परिसंचरण तंत्र रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता। हमारा जो रक्त है वो किस में बहता है बेटा, धमनी और शिराओं में बहता है। धमनी और शिरा हमारी क्या है, रक्त वाहिनियां, है ना? तो अगर रक्त जो है रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है तो इसे हम क्या कहेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। रक्त की उपस्थिति बड़े बड़े रक्त कोटरों में होती है, यानी ये जो रक्त है वो पाया जाता है, लेकिन किस में पाया जाता है, बड़े बड़े कोटर में पाया जाता है। और इन कोटर को क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है। आगे बात समझ में, जैसे ये उत्तक है कोई भी, इस उत्तक के चारों ओर क्या पाया जाता है, इस उत्तक के चारों ओर रक्त पाया जाता है। यानी ये जो उत्तक है वो सीधा किसमें डूबा हुआ है, रक्त में डूबा हुआ है। अरे बात समझ में। तो रक्त जो है वो बड़े बड़े, यानी ये कोटर हो गया, ये जिसमें रक्त उपस्थित है ये कोटर हो गया, है ना? और ये हमारा क्या हो गया, ये वाला ये उत्तक हो गया, है ना? तो ये जो कोटर होता है उसको हीमोसील कहा जाता है। हीमोसील गुहा के अंदर क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। रक्त का श्वसन क्रिया में कोई कार्य नहीं होता, यानी ग्लूकोज को जो तोड़ा जाता है ना, उस क्रिया में रक्त कोई रोल प्ले नहीं करता। जिन भी जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो फिर क्या काम करता है, ये भोजन और वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है जिसको शरीर से बाहर निकालना होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना रक्त। जैसे कि किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी जो होते हैं, जैसे मक्खी हो गया, बटरफ्लाईज हो गए, इनमें सब में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, बंद परिसंचरण तंत्र की या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या चीज होती है, तो रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है, यानी रक्त जो है वो किसके अंदर बहेगा, धमनी और शिराओं में। रक्त उत्तकों के सीधे संपर्क में नहीं होता, यानी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो खुले प्रकार का उसमें उत्तक सीधे सीधे किसमें डूबे हुए थे, रक्त के अंदर क्या थे, डूबे हुए थे। लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि रक्त किसमें बह रहा है, धमनी और शिराओं में, तो उत्तक के चारों ओर क्या होगा, रक्त होगा क्या, नहीं, रक्त तो कहाँ है, धमनी और शिराओं में। इसलिए हम कहेंगे कि उत्तक
जो है रक्त जो है ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं होता है। कार्य क्या है? पदार्थों का संवहन करना, यानी जो पोषक तत्व होते हैं और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम तो करता ही है, प्लस ये श्वसन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बंध परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। ये आपको ऐसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जा सकते हैं कि किससे होती है, तो भ्रूणीय मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है। आपको पता है 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो बीच वाली लेयर कौन सी होती है? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से बंध परिसंचरण तंत्र बनता है और बंध परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है? जैसे एनिलिडा संघ के प्राणी हो गए, स्तनधारी जो जीव हो गए, उनमें बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी उनका जो रक्त है वो धमनी शिराओं या केशिकाओं में क्या होता है? बहता है। अब आता है बंध परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग, यानी कोई भी बंध परिसंचरण तंत्र है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो है पहला तो है पंपिंग ऑर्गन, यानी जो रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है उसको पंप करने का काम करता है। जैसे हमारा अगर हमारे जो घर है वो अगर डबल फ्लोर वाला है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो जो नीचे वाला फ्लोर होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, उससे पानी को ऊपर पहुंचाना है, तो पहुंचाने का काम कौन करेगा? मशीन करेगी, पानी को पंप करेगी ऊपर की तरफ। तो वैसे ही रक्त को पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट का, यानी हृदय का। फिर माध्यम है ब्लड या लिम्फ, लसिका या फिर रक्त। ठीक है, ये माध्यम का काम करते हैं। और वाहिनियां जैसे कि धमनी, शिरा, आर्टरीज यानी धमनी, वेन्स यानी शिरा और कैपिलरीज यानी केशिकाएं। तो इन सब चीजों से मिलकर किस किस से? हृदय से, उसके बाद रक्त जो हमारा होता है उससे, रक्त के अलावा जो माध्यम होता है वो होता है लसिका, और फिर होती है धमनी, शिरा और केशिका। इन ये सब से मिलकर हमारा मानव का जो बंध परिसंचरण तंत्र है वो बनता है। फिर है रक्त, जो बंध परिसंचरण होते हैं उसके 2 भाग हो सकते हैं, या हम 2 प्रकार कह सकते हैं। एक तो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका तंत्र। अरे बात समझ में? रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब पदार्थों का ट्रांसफर करेगा, परिसंचरण मतलब क्या करना? ट्रांसफर करना। किसके माध्यम से होगा? रक्त के माध्यम से होगा। और दूसरा लसिका के माध्यम से होता है, तो वो तंत्र होता है लसिका तंत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र को, कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर, बंध परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने देखा था कि 3 पार्ट होते हैं, हार्ट, रक्त और या लसिका, और या फिर धमनी, शिरा, है ना, या केशिका, है ना। तो यहाँ पर ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उनका निर्माण किससे हुआ है? तो उसका निर्माण किससे हो रहा है? हृदय से, फिर रक्त से, और फिर तीसरी चीज कौन सी आएगी? वाहिनियां, जिसमें धमनी, शिरा और केशिका आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम अगर लसिका लेते हैं ना माध्यम में, किसकी जगह? ब्लड की जगह, तो ये कौन सा तंत्र हो जाता? लसिका तंत्र हो जाता, सेकंड नंबर वाला, है ना। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, यानी रक्त परिसंचरण को। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? हृदय से। ठीक है, रक्त से, माध्यम यहाँ पर रक्त है, और धमनी, शिरा और केशिका से। तो सबसे पहले हम अभी किसको पढ़ेंगे? रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त का निर्माण जो है वो किन किन पदार्थों से मिलकर हुआ है। रक्त के बारे में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले। पहला पार्ट पढ़ेंगे रक्त, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का पहला पार्ट है, इसके अंदर कौन सा? रक्त या ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के बारे में हम लोग सब पढ़ने वाले हैं मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का क्या काम होता है बेटा? 2 अंग तंत्रों या 2 अंगों को या 2 उत्तकों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए नाम है इसका संयोजी। संयोजी मतलब संयोजन करना, संयोजन मतलब जोड़ना। तो रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी मतलब जोड़ने वाला उत्तक तो है, लेकिन किस रूप में? तरल रूप में है। फिर इसका कुल आयतन कितना होता है मनुष्य में? लगभग 1 लीटर, मतलब एक मनुष्य के अंदर लगभग 5 लीटर तो ये होना ही चाहिए। फिर इसकी विशेषता ये कि इसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पहले वाली कोशिका जो है वो डिवाइड होती है और फिर उससे नई कोशिका का निर्माण होता है, ऐसा नहीं होता है ना। रक्त कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है, नहीं करती, इसीलिए पूर्ववर्ती यानी पहले वाली कोशिकाओं से निर्माण नहीं होता। इसमें तंतु क्या होते हैं? उपस्थित नहीं होते हैं। तंतु, कोलेजन तंतु और एलास्टिन तंतु। कोलेजन कैसे होते हैं? सफेद कलर के। एलास्टिन कैसे होते हैं? पीले कलर के। तो वो इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। रक्त की आध्रात्रि प्लाज्मा का निर्माण रक्त
कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता। आर्द्रात्रि जो है वो कौन नहीं बनाता, रक्त की कोशिकाएं आर्द्रात्रि का निर्माण नहीं करती। जल और कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, आर्द्रात्रि का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर आता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी किसको कहते हैं, रक्त के अध्ययन को, हम रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं वो हिमेटोलॉजी कहलाती है। रक्त की उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। ये सब नीट में आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैंने आपके यहाँ पर कवर किए हैं। फिर है मानव रक्त का संगठन देखते हो तो सबसे पहले इसके अंदर 55% रक्त का बना होता है। किससे, 55% आर्द्रात्रि या प्लाज्मा से। दूसरा इसका निर्माण करने वाला जो घटक है जो कि जीवित है, देखो प्लाज्मा क्या है, मृत है, ठीक है। और रक्त कणिकाएं जो है वो जीवित भाग है या ठोस है, ठीक है। और प्लाज्मा कैसा है, तरल भाग है। और ये कितना परसेंट बनाता है बेटा, ये 45% क्या करता है, निर्माण करता है। और रक्त में टोटल रक्त का जो 55% होता है वो किससे बना हुआ है, रक्त प्लाज्मा से बना हुआ है। अब प्लाज्मा जो है उसका निर्माण किससे होता है, रक्त कणिकाएं जो होती है उनका कौन कौन से प्रकार की होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो एक शॉर्ट जो है वो दे रखा है, आपको ये चार्ट याद करना है तो काफी कुछ चीजें जो है आपकी कवर हो जाएगी। तो रक्त में देखो सबसे पहले है प्लाज्मा। प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है बेटा, जल पाया जाता है। प्लाज्मा जो है रक्त का कितना प्रतिशत बना रहा है, 55% बना रहा है। और इस प्लाज्मा में भी 90% किसके द्वारा निर्मित होता है, ये जल के द्वारा। फिर इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसका प्रतिशत होता है 7 to 8%। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों ही रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं 7 to 8% में से। एल्ब्यूमिन का परसेंट होता है 4.4%, 2.3% और 0.3%। ये हालांकि भी मैं बता रही हूँ, एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेगा कि कितना परसेंट होता है, हाँ नीट में आपको जरूर काम में आ सकता है। फिर आता है कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं। धन आयनिक जो खनिज होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नेगेटिव आयन आयरन, क्लोरीन है ना, फॉस्फेट, सल्फेट, ये समूह जो होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर इसमें 0.2% जो है वसा पाया जाता है। कौन कौन सा, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और सिफेलिन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 80 to 100 मिलीग्राम जो है पर 100 ml में। फिर है हेपेरिन, रक्त का थक्का जमने से रोकता है, तो ये प्रतिस्कंदन जो होता है वो भी रक्त के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। हार्मोन्स पाए जाते हैं, अवशोषी पदार्थ पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि यूरिया। प्रतिरक्षी अणु जो होते हैं वो रक्त प्लाज्मा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और कुछ गैसेस होती है जैसे कि CO2, O2 और N2, ये सब जो चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ये सारी चीजें क्या होती है, पाई जाती है। फिर बात करते हैं हम किसकी, रक्त कोशिकाओं की। तो सेकंड पार्ट जो होता है रक्त का वो किससे मिलकर बना होता है बेटा, रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, देखो इसको। हाँ, तो पहला तो प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, हम लोग देख लिया 90% ये पाया जाता है। फिर प्रोटीन्स, खनिज लवण, वसा, ये सब मिलकर प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। रक्त का दूसरा जो मेन कंटेंट है जो कि 45% बनाता है वो है रक्त कणिकाएं। 3 तरीके की रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है कौन सी, बिंबाणु, ठीक है। तो आरबीसी देखो कितना परसेंट पाई जाती है, 99% जो होती है रक्त कणिकाएं हैं वो किसका प्रतिशत है, आरबीसी की। पुरुषों में कितनी पाई जाती है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। महिलाओं में इनकी संख्या कितनी होती है, 45 से 48, यानी 45 से लगाकर 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनकी जीवन अवधि होती है कितनी, 120 दिन। 120 दिन में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कितना है, 5000 से लगाकर 7000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। डेज कितने होते हैं, 5 to 10 डेज इनकी जीवन अवधि होती है। और बिंबाणु का कितना प्रतिशत होता है, 2.5 से लगाकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। और 7 to 10 डेज इनकी क्या होती है, जीवन अवधि। अब यहाँ पर आरबीसी का कोई प्रकार नहीं है, डब्ल्यूबीसी बिंबाणु का कोई प्रकार नहीं है, पर डब्ल्यूबीसी के देखो 2 प्रकार है। पहला है कणिकाणु और दूसरा है अकणिकाणु, है ना। तो अभी हम इनके प्रकार देखते हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु को कितने में डिवाइड करते हैं। तो कणिकाणु के जो है 3 प्रकार है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का टोटल 62% बनाती है, बेसोफिल कितना बनाती है, 0.5% बनाती है, और इओसिनोफिल कितना बनाती है, 2 से लगाकर 3% पे बनाती है ना। तो यहाँ पर
केंद्रक कितना है 2 से 7 जो है पिंडों में डिवाइडेड होता है। अभी हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, इनको वन बाय वन डीपली पढ़ेंगे। बस यहाँ पर क्या है, एक शॉर्ट चार्ट दे रखा है आपके। इसका केंद्रक कितने में होता है, 3 पिंडों में बटा है और इसका 2 पिंडों में बटा हुआ है। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बेसोफिल का आकार सबसे छोटा होता है ना। और कणिकाणु का निर्माण जो होता है, अब देखो हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी को कितने डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट में। पहला कौन सा है, कणिकाणु, और दूसरा कौन सा है, अकणिकाणु। ठीक है, तो कणिकाणु का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो अकणिकाणु है ये बनती है कहाँ पर, प्लीहा और लसिका ग्रंथि में। समझ में आ गया। फिर है अकणिकाणु 2 प्रकार की है, एक केंद्रकाणु और लसिकाणु। ठीक है, इन्हें मोनोसाइट भी कहा जाता है और इन्हें लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का लसिकाणु का जो प्रतिशत है वो 20 से 30% है और इसका एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट का 5% है। लसिकाणु को हम फिर से डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इनका जो है निर्माण अस्थि मज्जा में और परिपक्व भी अस्थि मज्जा में होती है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो है परिपक्व कहाँ होती है, थाइमस जो ग्रंथि होती है उसके अंदर। ठीक है, ये 7 to 8 डेज तक जिंदा रहती है और टी लिम्फोसाइट कई वर्षों तक रहती है। और यहाँ पर भी इनका जीवन अवधि दे रखी है, कितने टाइम तक क्या करती है, जीवित रहती है ना, इनका जीवन काल कितना होता है। समझ में आ गया। तो ये आपके क्या हो गई, जो समरी थी वो हो गई। अब हम लोग वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रक्त प्लाज्मा, रक्त की आर्द्रात्रि का निर्माण करते हैं। रक्त का पहला घटक कौन सा था, रक्त प्लाज्मा, है ना। तो ये आर्द्रात्रि का निर्माण करता है। ये हल्का पीला होता है, किसकी वजह से, बिलिरुबिन और कैरोटीन जो वर्णक होते हैं उसके कारण। पीएच कितना होता है, 7.35 से लगाकर 7.40, मतलब हल्का क्षारीय होता है। खनिज लवण की उपस्थिति के कारण ये पीएच हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, फिर है प्रोटीन के कार्य। इसमें उपस्थित जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके क्या क्या काम है, तो देखो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ग्लोबुलिन जो है अल्फा बीटा और गामा होता है। ये अल्फा और बीटा जो होता है वो तो पदार्थों का परिवहन का काम करते हैं, और जो गामा होती है वो किसका करती है, एंटीबॉडी निर्माण में मदद करती है। फिर आता है प्रोटीन एल्बुमिन। एल्बुमिन रक्त कोलाइडल परासरण दाब को बनाने में मदद करता है, मतलब परासरण दाब को बनाने में सहायता करता है। और विलय विभव क्या करता है, बनाता है, विभव का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आता है, ये तो प्रोटीन की बात हो गई। उसके बाद जल देखा हम लोगों ने, कितना प्रतिशत जल पाया जाता है बेटा, 90%। जल का क्या काम है, रुधिर में दाब को बनाना, आयतन का नियमन करना, यानी आयतन को बनाना, और रुधिर के अंदर जो दाब है उसको बनाने का काम किसका है, जल का। पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज 1.1%, एमिनो अम्ल जो है वो पाए जाते हैं 0.04%, वसा अम्ल ग्लिसरॉल पाया जाता है 0.5% की मात्रा में। हार्मोन्स जो है नियामक का काम करते हैं, है ना, और जैव उत्प्रेरक यानी रासायनिक क्रियाओं को होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ पाए जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन जो है हेपेरिन प्रतिस्कंदन है, जिसका निर्माण बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा क्या है, किया जाता है। ये रक्त का थक्का जमने से रोकता है। अगर ये नहीं होता तो हमारा रक्त यूं का यूं जम जाता है वाहिनियों के अंदर। आगे बात समझ में। फिर आता है रक्त कणिकाएं कितना प्रतिशत बनाती है, 45%। हीमो हीमेटोक्रिट रक्त कोशिकाओं की प्रतिशतता क्या कहलाती है, यानी ये 45% बता रहे हैं ना हम, तो ये प्रतिशतता क्या क्या कहलाती है, हीमेटोक्रिट्स कहलाती है। आगे बात समझ में। फिर है आरबीसी केवल कशेरुक जीवों में क्या होती है, उपस्थित होती है। आकृति व आकार उभय जो स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके अंदर इसकी आकृति क्या कैसी होती है, तो स्तनधारियों की आरबीसी में बाइकॉन्केव शेप की कोशिकाएं होती है, उभयतल होती है। फिर व्यास कितना होता है, इसका व्यास होता है 7.5 से लगाकर 80 मिली माइक्रोन तक। मोटाई कितनी होती है, 2 मिली माइक्रोन तक। कोर्डेटा की सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबिया वर्ग के जीवों की होती है, जिसमें एम्प्यूला जो है एग्जाम्पल है इसका, यानी जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें एम्फीबिया वर्ग जो होते हैं। एम्फीबिया क्या होते हैं, उभयचर। उभयचर यानी जो जमीन में भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं, तो उनकी कोशिकाएं सबसे बड़ी मानी जाती है। और सबसे छोटी स्तनधारियों में स्तनधारियों की होती है, किसकी होती है, मस्क जो डियर होता है ना, उसकी होती है। और एम्फीबिया में सबसे बड़ी होती है जो एम्प्यूला होती है उसकी, है ना, इस जानवर की सबसे बड़ी होती है। फिर बात करते हैं स्तनधारियों की आरबीसी में सबसे जो है केंद्रक व कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब केंद्रक पाया ही नहीं जाता स्तनधारियों में। लेकिन एक्सेप्शन है,
ऊंट और लामा जो जानवर होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं, लेकिन उनकी कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। ये नीट में भी आ सकता है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। फिर स्तनधारी की सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है, और स्तनधारी में सबसे छोटी किसकी होती है, कस्तूरी मृग की। ऊपर जो हमने देखा था ना, वो सारे जीवों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात की गई है किसकी, आरबीसी की। फिर आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। आणविक भार कितना होता है, 34,000 मतलब होता है आणविक भार। हीमोग्लोबिन जो है क्या है, क्रोमोप्रोटीन है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। अब इसका संगठन जो है, यानी हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, तो हीम वर्णक पाए जाते हैं। हीम वर्णक कितने पाए जाते हैं, 4 हीम अणु पाए जाते हैं, और ग्लोबुलिन प्रोटीन, यानी हीम वर्णक और ग्लोबुलिन प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। और हीम वर्णक के कितने अणु पाए जाते हैं, 4 अणु पाए जाते हैं, जबकि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं वो 4 तरीके की जो है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है तो चेन्स होगी, है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तो किस किस की होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, अल्फा में कितने एमिनो अम्ल होते हैं, 141, बीटा में 146, गामा में भी 146 और डेल्टा में 146। सबसे कम अल्फा में एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, उसके बाद महिलाओं में इसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 13.5 ग्राम टू 14 ग्राम पर 100 ml के लगभग इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। फिर देखो, आरबीसी की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, नीट में भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसका जो है गणना की जाती है हेमेटोसाइटोमीटर नामक यंत्र से, इसकी गणना की जाती है, आरबीसी को काउंट किया जाता है। फिर एरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी की निर्माण की क्रियाओं को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। समय कितना लगता है आरबीसी के निर्माण में, 72 घंटे लगते हैं। आरबीसी का जीवन अवधि कितनी है, तो 120 दिन एक आरबीसी जिंदा रहती है, और 4 माह, ये भी माह में काउंट करें तो 4 माह तक ये जिंदा रहती है। फिर आरबीसी के निर्माण के लिए विटामिन बी 8 और सी की जो है आवश्यकता होती है। आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में तो यकृत व प्लीहा में होता है, और वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में उपस्थित हीमोपोएक उत्तक के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा कहाँ होती है बेटा, हमारी जो हड्डी होती है, हड्डी की जो गुहा होती है ना, गुहा होती है, इस गुहा के अंदर, ये जो गुहा है, ये बीच वाले भाग में गुहा मतलब खाली जगह है। अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है। ठीक है, ये जो उत्तक पाया जाता है, ये अस्थि मज्जा कहलाता है ना, वसा युक्त उत्तक होता है। और अस्थि मज्जा में उपस्थित कौन से उत्तक पाए जाते हैं, हीमोपोएटिक। तो इन हीमोपोएटिक से क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। कौन कौन सी हड्डियां, किस किस जगह की हड्डियों के लाल अस्थि मज्जा से निर्माण होता है, तो हमारे जो जांग की हड्डी होती है, फीमर, हाथ की हड्डी होती है, ह्यूमरस और क्लेविकल और पसलियां जो होती है, उनके अंदर जो है होता है, उनके अंदर आरबीसी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। फिर है आरबीसी का जो अपघटन होता है, यानी आरबीसी का टूटना, हीमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, हीमोलाइसिस क्या होता है, आरबीसी का टूटना कहलाता है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ होता है, प्लीहा जो होती है उसे रक्त बैंक कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी का ये क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और प्लीहा को आरबीसी का बूचड़ खाना भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो आरबीसी की 120 दिन की आयु कंप्लीट हो जाती है, तो आरबीसी का जो डेड बॉडी होती है, यानी कब्रिस्तान कह सकते हो, बूचड़ खाना मतलब कब्रिस्तान, यानी डेड बॉडी को जो है ठिकाने लगाने का काम यहाँ पर होता है, कहाँ पर, प्लीहा के अंदर। ठीक है, तो आरबीसी का ये भक्षण करने का काम करती है, आयु पूरी होने पर, यानी मृत आरबीसी का भक्षण करना मतलब नष्ट करने का काम करती है। आरबीसी का जो विघटन होता है वो कहाँ होता है, प्लीहा और यकृत में। ठीक है, यानी आरबीसी जो मर जाती है, उसके बाद उसका शरीर जो होता है वो टूटता है ना, मरी हुई, यानी डेड बॉडी को जैसे हम जला देते हैं, वैसे ही आरबीसी 120 दिन कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद इसका जो विघटन होता है वो कहाँ होता है, एक तो प्लीहा के अंदर होता है और दूसरा यकृत के अंदर होता है। तो किस किस रूप में टूटती है, आरबीसी के अंदर जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वो 3 चीजों में टूटता है। एक तो ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि क्या करते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन टूटकर क्या होता है, एमिनो अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर है हीमोग्लोबिन से जो आयरन होता है उसको यकृत में क्या कर लिया जाता है, संग्रह कर लिया जाता है। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन के टूटने से जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो तो किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में। फिर इसके टूटने से जो आयरन निकलता है, Fe निकलता है, उसको यकृत में स्टोर किया जाता है। और बाकी जो चीजें बचती है ना हीमोग्लोबिन के टूटने से, जैसे कि किस रूप में बदल जाता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के रूप में। इसी वजह से हमारा जो पोटी होती है, इन्हीं वर्णकों की वजह से हमारी पोटी का रंग क्या होता है, पीला होता है।
फिर है WBC, तो रंगहीन व केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग तो लाल था, लेकिन इनका कोई रंग नहीं होता। और अगर आरबीसी और WBC का अनुपात देखो तो आरबीसी 600 होगी तो उसपे एक कोशिका किसकी होगी, WBC की होगी। तो आरबीसी WBC में अनुपात होता है 600:1। फिर इसका निर्माण अस्थि मज्जा व लसिका उत्तकों से होता है। ल्यूकेमिया, WBC की सामान्य संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। इसको रक्त कैंसर भी कहते हैं हम। WBC जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो कणिकामय और दूसरा होता है अकणिकाणु। ठीक है, कणिकामय के 3 प्रकार है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। और अकणिकाणु के 2 प्रकार है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को वापस 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, T सेल्स और B सेल्स। ठीक है, फिर कणिकाणु। कणिकाणु जो होती है कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण होती है। मतलब ये जो कोशिका है, ये कोशिका है तो इसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कुछ छोटे छोटे कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। तो उसकी वजह से इसको क्या कह रहे हैं, कणिकाणु यानी कणिका युक्त। आकार इसका अनियमित होता है, केंद्र कई पिंडों में क्या होता है, बटा होता है, इसीलिए इन्हें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। निर्माण कहाँ होता है इसका, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अभिरंजन प्रक्रिया के आधार पर यानी जैसे हम लोगों ने 11th के अंदर क्या की थी, स्लाइड बनाई थी बेटा। तो जो स्लाइड बनाई थी उस स्लाइड बनाते समय हम लोगों ने क्या किया था, जो स्लाइड बनाई थी तो हमने इसको सेफ्रोनिन से टिश्यू को क्या किया था, सेफ्रोनिन से हमने अभिरंजित किया था ना। तो वैसे ही क्या किया जाता है, इसको भी अलग अलग प्रकार की प्रकृति की, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की क्या की जाती है, डाई से क्या करते हैं हम लोग, अभिरंजित करते हैं। तो उसके आधार पर इसको 3 प्रकारों में डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कौन कौन से इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो देखो, कणिकाणु के जो 3 प्रकार होते हैं उसको हम लोग अभिरंजक जो होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का अभिरंजक है, क्षारीय प्रकृति का किस आधार पर है, उसके आधार पर हम इसके 3 प्रकार जो है वो क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखो सामने, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। WBC का कितना प्रतिशत है, न्यूट्रोफिल का 62%, बेसोफिल का 0.5% और इओसिनोफिल का 2 से 3%। न्यूट्रोफिल क्षारीय व अम्लीय दोनों प्रकृति के अभिरंजक से अभिरंजित होती है। मतलब आप एसिडिक जो है वो प्रकृति या क्षारीय प्रकृति की अभिरंजक जो होते हैं, उन दोनों में से किसी भी प्रकार की अभिरंजक से उसको स्टेन करोगे तो उसका कलरफुल आपको केंद्रक और उसके पार्ट्स क्या होने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। फिर है केंद्रक जो है इसका 2 से 7 पिंडों में क्या होता है, बटा होता है। मतलब जो न्यूट्रोफिल्स होती है उसका केंद्रक कितने, 7 पिंडों में बटा होता है, 2 से लगाकर 7। देखो ये छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना केंद्रक के, 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे 7। तो 7 ऐसे पिंडों में बटा हुआ रहता है। जीवन काल 10 से 12 घंटों का होता है। संख्या में ये सर्वाधिक होती है न्यूट्रोफिल। कोशिका पारण जो है, कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकती है और भक्षण का काम करती है। फिर दूसरी आती है बेसोफिल, ये क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है। नाम है बेसोफिल यानी बेस, बेस मतलब क्षारीय प्रकृति की जो डाई होती है उससे अभिरंजित होती है। और कौन सा रंग देती है, गहरा नीला रंग देती है। जैसे कि एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू, ये कैसी प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की क्या है, अभिरंजक है। केंद्रक 3 पिंडों में बटा होता है। जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। ये सबसे छोटे आकार की WBC है। इनकी संख्या एलर्जी के समय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बेसोफिल किन किन पदार्थों का स्रवण करती है, तो देखो बेसोफिल जो है वो 3 पदार्थ बनाती है। ये देखो 3 तो पिंडों में बटा हुआ है इसका केंद्र, 1 2 और ये 3। ठीक है, हिस्टामिन ये एलर्जी के समय स्त्रवण होता है। हेपेरिन प्रतिस्कंदन यानी रक्त का थक्का नहीं जमने देता। और सेरोटोनिन रक्त वाहिनियों को क्या करता है, संकुचित करता है। तो ये हमारी हो गई बेसोफिल। लास्ट हमारी कौन सी बचती है, लास्ट हमारी जो कोशिका बचती है वो है इओसिनोफिल। WBC का कितना प्रतिशत है, 2 से 3% है। अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होकर गहरा लाल या गुलाबी रंग देती है। इसके जैसे कि इओसिन जो है वो क्या है, एक
अम्लीय प्रकृति का क्या है, अभिरंजक है। इसके केंद्रक 2 पिंडों में बटा होता है। जीवन काल 14 घंटे का होता है। आकार इसका 10 से लगाकर 14 मिली माइक्रोन होता है। एंटीहिस्टामिक, इनकी संख्या जो है वह अंतः परजीवी संक्रमण के समय बढ़ जाती है। मतलब इनकी संख्या जब कोई बाहर से कोई जो जीव है वो आक्रमण करता है, यानी कोई जीवाणु घुस गया है शरीर में, तो किसकी, इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। कोशिका पारण और भक्षण में की इनकी क्षमता होती है। मतलब कोई भी जो जीव है वो अगर क्या होगा, शरीर में घुस जाएगा, तो एक तो न्यूट्रोफिल और एक क्या चीज होगी, इओसिनोफिल, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एलर्जी जब होगी तो बेसोफिल की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका केंद्र कितने, 2 से 7 पिंडों में बटा है। इसका 3 ऐसा आकार का होता है कई कोशिकाओं में, ठीक है। और ये पिंक कलर देती है, ये गहरा नीला कलर देती है ना। और इसका पिंड होता है इओसिनोफिल का 2 पिंडों के अंदर क्या है, बटा हुआ होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कणिकाणु, है ना, या पढ़ा हमने। अब हम लोग कणिका विहीन को पढ़ेंगे। तो कणिका विहीन जो होती है वो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक केंद्रकाणु मोनोसाइट या लसीकाणु, जिन्हें लिम्फोसाइट के नाम से जाने जाते हैं। ये डब्ल्यूबीसी का 5% बनाती है, ये डब्ल्यूबीसी का 20 से 30% बनाती है। सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है कौन सी, एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट, जबकि इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। केंद्रक एक या सेम के बीच के समान होता है। केंद्रक एक पाया जाता है और सेम के बीच के समान पाया जाता है। इसका नाम ही एक केंद्रकाणु, मतलब केंद्रक एक पिंडों में बटा हुआ नहीं आता। और इसका केंद्र कैसा है, अंडाकार। केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य छल्ले के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। अब है इसमें कोशिका पारण, यानी कि कोशिका की जो झिल्ली होती है उसको ट्रांसफर करके इधर से इधर जा सकती है। और सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर घुसता है उसको खाने की क्षमता रखती है एक केंद्रकाणु। फिर एक कोशिका झिल्ली जो होती है उससे ट्रांसफर होकर, है ना, ये जो है बड़ा आकार ले लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज, है ना। अपनी साइज बढ़ा लेती है। एक केंद्रकाणु मोनो यानी होते है छोटा, और मैक्रोफेज यानी होता है बड़ा। तो बड़े आकार, अपना आकार बढ़ाकर ये कोशिका को क्या करती है, खा जाती है। इन्हें अपमार्जक कोशिका भी कहा जाता है। मोनोसाइट न्यूट्रोफिल प्रतिरक्षी की प्रथम रक्षा है, यानी कोई भी जीवाणु अगर प्रवेश करेगा तो प्रतिरक्षी अणु बनने से पहले ये कोशिकाएं उसको खाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी, तो भक्षण करने का काम करती है। फिर है कार्य प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करना, किसका, लसीकाणु का, ठीक है। अब ये 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और इसकी क्या होती है, उत्पत्ति थाइमस में होती है। तो ये जो है 2 प्रकार थे हमारे किसके, लसीकाणु के। लसीकाणु का काम क्या होगा बेटा, लसीकाणु का काम जो है वो है प्रतिरक्षी अणु बनाना। बी प्लाज्मा जो सेल्स होती है वो प्रतिरक्षी अणु बनाती है। ये देखो, ये रहा, इसका जीवन काल होता है 7 से 10। अंडाकार इसका है और इसके चारों ओर छल्ले के समान संरचना पाई जाती है। और इसका कैसा है, ये देखो, ये ऐसा मैंने बना रखा है, चांद के आकार का वृत्ताकार, ये इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से ये होता है। इसका जीवन काल जो होता है टी लिम्फोसाइट का कई सालों तक का होता है, जबकि बी लिम्फोसाइट का 7 से 3 दिन तक का होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं किसको, लास्ट बिंबाणु। आरबीसी जो है लाल अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है, माइलोब्लास्ट के द्वारा। डब्ल्यूबीसी है लसिका गांठों में बनती है, माइलोसाइट से बनती है। और बिंबाणु अस्थि मज्जा में बनती है और मेगा कैरियोसाइट नामक जो कोशिकाएं होती है उनसे बनती है। तो ये आपके नीट में काम में आने वाले क्वेश्चंस है, छोटे छोटे, ठीक है। बिंबाणु तीसरी कोशिका है हमारे रक्त की। प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। अनियमित आकार होता है, केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता, केंद्रक सिर्फ डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर तो हम डिवाइड कर रहे थे पिंडों में, तो याद रखना उस तरीके से। फिर आकार इसका 2 से 3 मिली माइक्रोन होता है। निर्माण लाल अस्थि मज्जा की मेगोकैरियोसाइट्स के द्वारा होता है, मेगा कैरियोसाइट सॉरी। संख्या इसकी 2.5 से लगाकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है ना। इनको किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। और ये स्तनधारियों की विशेषता, मतलब स्तनधारी जो जीव होते हैं उन्हीं के रक्त में ये पाई जाती है। जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। प्लेटलेट चोट लगे स्थान पर थ्रोम्बोकाइनेज का क्या करती है, स्त्रवण करती है, ठीक है। इसका कर्सर, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज का स्त्रवण कर रक्त का थक्का जमने का कार्य करती है। फिर आता है लास्ट हमारे रक्त के काम क्या क्या है। तो गैसों का परिवहन करना, मतलब गैसों को O2 CO2 को ट्रांसफर करना, खाद
पदार्थों को वितरण करना, मतलब एक ऊतक से दूसरे ऊतक अंग तक पहुंचाने का काम, संवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का ट्रांसफर करना, हार्मोन्स का ट्रांसफर करना, रोगों की जांच करना, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रतिरक्षी अणु बनते हैं तो रोगों से बचाव भी करना, रक्त का थक्का जमने में मदद करना, ताप नियंत्रित करना, घावों को भरने में मदद करना, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन करना, शरीर में प्रोटॉन, ठीक है, पीएच और अम्ल क्षार का संतुलन बनाना, ठीक है, शिश्न को दृढ़ता प्रदान करना, है ना? ये सारे काम रक्त के ही होते हैं। शरीर में समस्थापन बनाने की क्रियाएँ, मतलब बाहर के वातावरण से और जो शरीर के अंदर की जो क्रियाएँ हैं उनको अनुरूप करने का काम जो है, एडजस्ट करने में, मतलब बाह्य वातावरण को एडजस्ट करने में क्या करता है? रक्त मदद करता है। तो यहाँ पर आपके रक्त संबंधित जितनी भी जानकारी थी बेटा, वो कंप्लीट होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे, रक्त का थक्का कैसे जमता है वो, क्योंकि वहां पर सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो हम लोग पढ़ेंगे।